हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस में 2012 से 2023 तक के आए मिसलेनियस के सारे प्रश्न। इसमें आपका इकोनॉमिक्स भी इंक्लूड है और इस सीरीज का सेट नंबर 8 है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका है, यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित है। तो पहला आपका सही है। सेकंड क्या है, केंद्रीय राज्य योगदान 75% है। सेकंड भी सही है। तीसरा क्या है, राज्य योगदान 25% है। तो तीसरा गलत है। जो आपका इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन योजना है, यह योजना 1980 से कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें आपका केंद्रीय सब्सिडी होता है 75%, राज्य सब्सिडी होता है 15% और लाभार्थी का अंश कितना होता है 10%। इसलिए आपका तीसरा गलत है। तो कौन सा सही है, पहला और दूसरा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई नई योजना नहीं है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, डिजिटल भारत योजना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। तो हमें 14वें से मतलब नहीं है, हमें जानना चाहिए कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो आंसर क्या होगा, अरविंद पनगढ़िया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। वैसे 14वें वित्त आयोग के थे वाई.वी. रेड्डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो ये आपका शुरू किया गया था 2008 में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में वर्ष 2009-10 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एंड सेकेंडरी स्टेज योजना किसके अंतर्गत प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। भारत में वर्ष 2009-10 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एंड सेकेंडरी स्टेज योजना किसके अंतर्गत प्रदान की जाती है। तो 2013 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत सम्मिलित कर ली गई है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, ये आपका वित्तीय समावेशन का उद्देश्य है। कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना, ये भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार, ये भी आपका सही है, जनधन योजना था। सी आपका गलत है यहाँ पे। तो ऑप्शन सी नहीं है। सही आंसर क्या होगा, बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना, ये गलत है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ये आपका वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। बाकी ए, बी और डी आपका वित्तीय समावेशन का उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अर्थ शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आपका क्या होता है, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है। तो 6 से 14 साल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्तमान निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी। तो ये आपका शुरू किया गया था 2010 में और वर्तमान में इस योजना का स्थान किसने ले लिया है। तो मई 2015 में प्रारंभ अटल पेंशन योजना ने ले लिया है। और इसके लिए एज एलिजिबिलिटी क्या है, तो 18 से 40 साल होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2005-06 में
प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ग्रामीण स्वच्छता। इसके 6 घटक है, ग्रामीण आवास हुआ, पेयजल हुआ, ग्रामीण सड़क हुआ, सिंचाई हुआ, विद्युतीकरण हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन, ग्रामीण दूरसंचार कनेक्टिविटी। ग्रामीण स्वच्छता नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति का प्रारंभ। तो हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 1966-67। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969। गरीबी हटाओ 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 79। तो कैसे अरेंज करेंगे? सबसे पहले आपका आएगा थर्ड, फिर आपका आएगा सेकेंड, इसके बाद फर्स्ट। 3, 2, 1 कौन से ऑप्शन में है? 3, 2, 1 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ई विच संबंधित है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार। ई विच किससे संबंधित है? सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार प्लेटफॉर्म से, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की है। तो केलकर समिति ने की थी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि है, तो प्रश्न काल में जब प्रश्न पूछा था तो उस समय आपका आंसर क्या था? 2015 में शुरू हुआ था, तो 2015 से 22, लेकिन वर्तमान में इसे एक्सटेंड किया गया। एक आपका है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ग्रामीण। और एक आपका है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन शहरी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को एक्सटेंड किया गया था मार्च 2024 तक, और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन यानी शहरी को एक्सटेंड किया गया है 31 दिसंबर 2024 तक। इसके अलावा नेक्स्ट 5 ईयर में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में, 2 करोड़, और शहरी में बनाए जाएंगे अगले 5 वर्षों में 1 करोड़। तो ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट 5 ईयर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सही आंसर क्या होगा? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करना। पूछ क्या रहा है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण, सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निर्देशन, फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना, ये सब इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में जारी 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? तो सिख, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका दशक है, दूसरी तरफ जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर परसेंटेज में। तो 1971 से 81 कितना परसेंट था? तो 24.66 था आपका, ये बिल्कुल सही है। 81 से 91 23.87, ये भी सही है। 1991 से 2001 21.54, 2001 से 2011 19.05, ये गलत है। यहाँ पे आपका होगा 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? 17.7%। तो पूछ क्या रहे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र होगी, तो उस समय आपका आंसर था 29 ईयर। अभी एक रिपोर्ट आया हुआ है, उसमें आपका बताया गया है कि 2023-24 के दौरान मीडियन एज एक्सपेक्टेड है 28 से 29 साल। ठीक है, 28 से 29 साल, 28 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये तो आपका प्रश्न काल में आंसर था।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसका एग्जैक्ट डाटा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है, ऑफिशियल साइट से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत, तीनों सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 सभी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2014-15 में भारत देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी का पराशय मतलब रेंज पूछ रहा है कि कितना परसेंट था यूपी का योगदान। तो प्रश्नकाल में आपका था, प्रश्नकाल में 4 से 5%, ठीक है। लेकिन हमें क्या जानना है, 2019-20 से वर्ष 2021-22 के दौरान यूपी का योगदान 5.42% टू 4.98% रहा है। अगस्त 2022 का आपका न्यूज़ था। और इसका जो करंट डाटा होगा तो उसे मैं टेलीग्राम पे अपडेट करते रहूँगा एग्जाम से पहले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान अवस्थित है बरेली में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम मैगजीन द्वारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन द्वारा निम्नलिखित में से किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2015 चुना गया? तो ठीक है, हमें 2015 से मतलब नहीं है। 2015 में वैसे चुना गया था किसे? एंजेला मार्केल को, लेकिन हमें 2015 से मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 2023 की। तो 2023 में पर्सन ऑफ द ईयर कौन चुना गया था? टेलर स्विफ्ट। और एथलीट ऑफ द ईयर 2023 में कौन चुना गया था? लियोनेल मेसी। इसके अलावा टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपुल इन एआई 2024 में एक केंद्रीय मंत्री चुने गए हैं। उनका नाम क्या है? अश्विनी वैष्णव। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इनके अलावा अनिल कपूर है और नंदन नीलकेनी है। तो याद क्या क्या रखना है? पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? टाइम मैगजीन द्वारा टेलर स्विफ्ट को। 2024 में भी शायद यही चुनी गई है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, या चुनी जाने वाली है। एथलीट ऑफ द ईयर 2023 लियोनेल मेसी, टाइम मैगजीन द्वारा। और इसके अलावा टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपुल इन एआई 2024, तो इसमें एक केंद्रीय मंत्री भी शामिल है। उनका नाम क्या है? अश्विनी वैष्णव जी। इनके अलावा अनिल कपूर, नंदन नीलकेनी और सुंदर पिचई भी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रघुवीर चौधरी ने, जिन्हें हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जिस साहित्य को संपन्न किया है वह किस भाषा में है? तो देखो, क्वेश्चन पुराना है, मैंने इसे नए तरीके से क्वेश्चन बनाया है। तो करंट में जो क्वेश्चन बने हुए कैसा बन सकता है? आपसे पूछ सकता है कृष्णामूर्ति बिलिगेरे जिन्हें हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जिस साहित्य को संपन्न किया है वह किस भाषा में है? तो कन्नड़ में, ठीक है। तो आप रघुवीर चौधरी भूल जाओ, आप क्या याद रखो? कृष्णामूर्ति बिलिगेरे। इन्हें बाल साहित्य पुरस्कार में दिया गया है 2024 में। एक आपका होता है युवा साहित्य पुरस्कार। तो किस भाषा से इनका संबंध है? कन्नड़। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 64वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता पिया अलोंजो उटरज्वे संबंधित है। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 2023 की, यानी 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता, जिनका नाम है सेनिस पालासियोस, किस देश से संबंधित है? तो यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा ऑप्शन डाल दिया है, ई निकारागुआ। तो ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। और इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 कौन चुनी गई है? तो रिहा सिंघा। और इवेंट कहाँ पे हुआ था? जयपुर में। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2015 के भौतिक शास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता टी काजिता और ए मैकडोनाल्ड निम्नलिखित में से क्रमशः किस देश के निवासी है? तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 2015 के बारे में नहीं,
2023 के बारे में बात करेंगे। 2024 नेक्स्ट मंथ मिलने वाला है। तो 2023 में किसे मिला है? 2023 में जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है पियरे एगोस्टिनी, फेरेंग क्रॉस और एनी एल हुइलियर। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है, ठीक है। किसे मिला है? पियरे एगोस्टिनी, फेरेंग क्रॉस और एनी एल हुइलियर। और एनी एल हुइलियर किस देश से है? स्वीडन से है। और ये इन्हें अवार्ड दिया गया है किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रॉन डायनेमिक इन मैटर। तो ये भी याद रखना है, फॉर इलेक्ट्रॉन डायनेमिक, स्पेस नहीं है, डायनेमिक इन मैटर। बाकी मैं इसे करवा चुका हूँ टेलीग्राम पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पुस्तक कारगिल टर्निंग द टाइड किसने लिखी है? तो मोहिंदर पुरी ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है करनाल में। सिंपल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है माउंट आबू में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उस समय घटित होती है जब व्यक्ति कलात्मक, साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा व्यवहारिक समस्याओं के विभिन्न संभावित समाधानों पर स्वतंत्र रूप से विचार करता है? तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? अपसारी चिंतन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उस समय घटित होती है जब व्यक्ति कलात्मक, साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा व्यवहारिक समस्याओं के विभिन्न संभावित समाधानों पर स्वतंत्र रूप से विचार करता है? तो अपसारी चिंतन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समस्या समाधान का एक ऐसा नियम अथवा प्रक्रिया जिसका यदि क्रमशः अनुसरण किया जाए तो यह सुनिश्चित कर देता है कि सही समाधान मिल जाएगा, इसे क्या कहते हैं? क्या कहलाता है? एल्गोरिथम। हिंदी में बोलते हैं कलन विधि। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निर्णयन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह कार्यवाही को निर्धारित करने का काम है। बिल्कुल सही है आपका पहला ऑप्शन। इसका अर्थ है विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना। सेकंड सही है। तीसरा क्या है? यह नीति निर्माण का पर्यायवाची है। ये गलत है, यहाँ पे पर्यायवाची नहीं होगा, चयनात्मक होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पहला और दूसरा आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा है तो खराब श्रवण। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की योग्यता पर निर्भर करती है, सरल भाषा प्रयोग की। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अधोलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण में नेतृत्व भूमिकाओं की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? लघु समूह संप्रेषण। अधोलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण में नेतृत्व भूमिकाओं की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लघु समूह संप्रेषण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टेलीफोन द्वारा संप्रेषण उदाहरण है तो यांत्रिक संप्रेषण का। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मौखिक संप्रेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि आप इसे कैसे कहते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है, क्या कहलाता है? तो जन संप्रेषण। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कक्षा में संप्रेषण को सामान्यतः समझा जाता है संज्ञानात्मक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? तो तेल कंपनियां। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था किसने? श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्न को सुमेलित करें। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2। तो जो WTO है, मैं इसे और छोटा कर लूँ। हाँ, WTO इसका आपका क्या हो जाएगा?
तो WTO क्या करता है, सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना, तो ए का आपका हो जाएगा दूसरा, ए का आपका हो जाएगा दूसरा, एक मिनट, ए का आपका दूसरा हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ आंसर, ए का आपका हो गया दूसरा। IMF क्या करता है, भुगतान असंतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करना, जैसे पाकिस्तान काफ़ी लेता है, तो बी का आपका हो जाएगा पहला, बी का पहला हो गया। सार्क क्या है, दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, तो सी का आपका क्या हो जाएगा चौथा, सी का चौथा। डी क्या है, IDA, नम्य ऋणों की स्वीकृति, तो डी का तीसरा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। कौन से ऑप्शन में है, 2143 ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, 2011-12, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? तो 2011-12। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 की अवधि में देश की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत था। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, 17.70। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ये मैं बता चुका हूँ। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कितना था, 17.70। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर, शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, औद्योगिकरण की ऊंची दर, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर। ये गलत है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आपका यहाँ पे सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 1, 2 एंड 3। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो जब 2011 की बात करेंगे, 2011 के अकॉर्डिंग जो यूपी की जनसंख्या है भारत की जनसंख्या का 16.50% है। कितना है, 16.50%। और 2001 के अनुसार है 16.16%। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या है? देखो बात क्या यहाँ पे 2011 के अनुसार पूछ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका होगा 67.68 या अप्रॉक्स बोल सकते हैं 67.7%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर है 77.28 या अप्रॉक्स बोल सकते हैं 77.3%, और महिलाओं की है 57.18 या अप्रॉक्स बोल सकते हैं 57.2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मार्च 2015 में अर्थ आवर मनाया गया था। तो मार्च 2015 में आपका मनाया गया था 28 मार्च को। एक्चुअली मार्च के अंतिम शनिवार को मनाते हैं। तो हमें याद रखना है कि अर्थ आवर 2024 कब मनाया गया, 23 मार्च को, और 2023 कब मनाया गया था, 25 मार्च को। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। जनवरी 2012 में संपन्न हुए 19वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की विषय वस्तु यानी थीम क्या थी? तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। वैसे तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लेकिन हम लोग बात करेंगे 2024 में जो हुआ है नेशनल यूथ फेस्टिवल, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024, ये कौन सा एडिशन था? तो 27वां था। ये याद रखना है। कौन सा था? 27, 27वां था। कहाँ पे हुआ? नासिक, महाराष्ट्र में हुआ। इसकी थीम क्या थी? माई भारत, विकसित भारत एट 2047 बाय द यूथ फॉर द यूथ। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसके PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करेंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।